रॉयल इनफील्ड हंटर 350 लेने का सोच रहे हो तो रुक जाओ, ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। ये एक ओनरशिप रिव्यू होने वाला है। मैं आज बैठा हूँ अपने फ्रेंड के साथ में जो कि लास्ट 3 ईयर से हंटर 350 ओन करते हैं, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हंटर 350 से रिलेटेड सारे डिटेल्स के बारे में। सारे डिटेल्स इन द सेंस इसका काइंड ऑफ रिव्यू मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, लेकिन ओनरशिप एक्सपीरियंस नहीं रहा है। ये 3 साल से ओन करते हैं, तो क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट है, साथ ही हम लोग बात करेंगे कि इसका रियल लाइफ क्या एक्सपीरियंस इनका रहा है। और आजकल के यूथ की हंटर 350 काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा बन चुकी है, तो इस वीडियो में हम लोग इसके सच जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आपको एग्जैक्टली एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज देखने को मिल जाए। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। स्वागत करता हूं मैं आपका आज के इस वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट ऑफ दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रो से। तो उज्जवल, आप अपना इंट्रो दीजिए। थैंक यू अनुभव, एक कैजुअल राइडर को प्लेटफॉर्म देने के लिए। तो मेरा नाम उज्जवल है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और पिछले 3 साल से मैं हंटर 350 यूज़ कर रहा हूँ। और आज हम उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स और जो भी उसके ड्रॉबैक्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ, तो आज हम लोग पूरे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, और मैंने मोबाइल पे नोट डाउन कर रखा है सारे क्वेश्चंस ताकि कुछ भी आपके डाउट मिस ना हो। इन केस अगर मैं कुछ छोड़ भी देता हूँ तो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। मैं और उज्जवल दोनों आपको पूरा कोशिश करेंगे कि उसका आंसर दिया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपका बाइंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, शोरूम में डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी नॉर्मल था। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। केक कटिंग और जो भी गिफ्ट्स वगैरह देते हैं वैसा कुछ नहीं था। मैं गया, पेमेंट मैं पहले ही कर चुका था। बाइक मैं लेने के लिए गया, बाइक ली, कीज़ के साथ एक फ़ोटो खिंचाई और वापस आ गया। अच्छा, ठीक है। और मेरे को सुनने में ये आया था कि आपको जो रॉयल एनफील्ड की तरफ से हेलमेट प्रोवाइड किया गया था उसमें मिरर नहीं लगा था क्या? मतलब उस टाइम पे क्या ये नॉर्म था या फिर क्या चीज़ था? शोरूम वालों ने आपसे क्या कहा? मुझे तो शोरूम की तरफ से यही बताया गया था कि अभी जो हेलमेट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं रॉयल इनफील्ड की तरफ से उसमें विंडशील्ड नहीं आती है। तो मैंने एक्स्ट्रा पे करके विंडशील्ड उनसे लगवाई थी और वो भी कुछ खास नहीं था। काफ़ी जल्दी उसमें स्क्रैचेस आ गए और वो हेलमेट भी यूज़ करने लायक तो नहीं है। आप अगर साइकिल चला रहे हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप बाइक पे हो तो वो बिल्कुल अनसेफ़ है। हाँ, और मैंने भी मीटियोर 350 खरीदा तो मुझे भी वो हेलमेट उतना अच्छा नहीं लगा। एटलीस्ट अगर हम लोग एक प्रीमियम सेगमेंट की बाइक ले रहे हैं 350 सीसी की, तो हम लोग इतना तो एक्सपेक्ट करते ही हैं कि थोड़ा सा प्रीमियम हेलमेट मिले। ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम राइडिंग वाला जो एग्जॉर वगैरह की क्वालिटी का हेलमेट आता है वो दें, लेकिन हाफ फेस हेलमेट सिटी राइडिंग के लिए तो मिलना ही चाहिए। क्या बिल्कुल ओपिनियन? बिल्कुल। तो चलिए, बाइंग एक्सपीरियंस ठीक रहा, मतलब एवरेज रहा। एवरेज आप रहा। बहुत अच्छा नहीं रेट कर सकते हैं। 10 आउट ऑफ कितना रेट करेंगे आप बाइंग बाइंग आउट में? ऑफ 10 मैं 5 रेट करूँगा, क्योंकि उससे बढ़िया डिलीवरी एक्सपीरियंस तो आपको मारुति वाले दे देते हैं। आप स्प्लेंडर लेने जाओ तो भी हो सकता है उससे बेटर आपका एक्सपीरियंस हो। हाँ, ये चीज़ मैं भी नोटिस किया हूँ कि रॉयल इनफील्ड अगर आप एक बार बुक कर देंगे, उसके बाद से शोरूम के जो सेल्समैन स्टाफ्स, होते हाँ, हैं वो दादा बन जाएंगे उसके एकदम बाद। अजीब तरीके से वो बिहेव करने वाले हैं। आप जो भी कहेंगे वो सुनेंगे नहीं। वो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें रॉयल इनफील्ड को इम्प्रूव करना चाहिए। नहीं तो इन केस लाइक ऐसे केसेस में क्या होता है कि फ्यूचर में धीरे धीरे जो होता है ना, कस्टमर्स अगर खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वैल्यू जो है वो डाउन होने लगती है। हाँ, आई नो कि इनफील्ड का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, स्टैंडर्ड है, क्लासिक 350 है, कस्टमर्स जो हैं वो एकदम लॉयल कस्टमर्स हैं। बट द थिंग इज दैट इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द real life customer experience, like good customer experience, then they are not going to suggest other persons. So my opinion is that you have to work on this thing. मेरा ये भी है कहना कि ऐसा नहीं है कि आप हंटर ले रहे हो तो वो लोग आपके साथ ऐसा बिहेव करेंगे। एक बार अगर आपने पेमेंट कर दी तो चाहे आप हिमालयन ले रहे हो, GT 650 ले रहे हो, उनका बिहेवियर वैसे ही रहेगा एकदम। वो चेयर पे बैठे रहेंगे, आपको उनके पीछे भागना है कि हाँ इसमें एक्सेसरी लगवानी है, ये करना है, वो करना है। उसके लिए आपको उनके पीछे पड़ना पड़ेगा। हाँ, सेम सेम मैं भी मीटियोर लिया, साथ ही में हम दोनों जाके लिए थे, तो सेम चीज़ें हैं। अभी आप उज्जवल को थोड़ा कैजुअल देख रहे हैं, हम लोग साथ में ही रहते हैं। हर चीज़ें हम लोगों को, बाइक लेना हो गया, सब चीज़ें ये साथ में ही जाके हम लोगों ने लिया था। तो इसको मैं ऑफ द कैमरा भी जान रहा हूँ। तो वो चीज़ें आप एकदम रियल सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं रॉ आप सुन रहे हैं। तो अभी हम लोग सर्विस पे भी बात करेंगे। सर्विस का तो अलग ही माशाल्लाह रॉयल इनफील्ड का रहता है। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये है उज्जवल, की सिटी राइड एक्सपीरियंस आपका कैसा है हंटर के साथ में?
सिटी राइड एक्सपीरियंस को हम 9 आउट ऑफ 10 रेट करेंगे। बाइक हल्की है, मोबाइल है, आप उसको इजीली मैनूवर कर सकते हैं ट्रैफिक में। बाकी जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स है जैसे बुलेट हो गई, क्लासिक हो गई या मीटियोर, उससे तो काफ़ी इजी है ये ट्रैफिक में चलने के लिए। लेकिन एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है रॉयल एनफील्ड की जे सीरीज़ इंजन्स की कि उसमें इंजन हीटिंग आती है। तो अगर आप ट्रैफिक पर रुक रहे हो तो वहाँ आपको अपने पैरों में हीट फील होगी। और ख़ास करके गर्मी में, हम जैसे जयपुर में रहते हैं तो यहाँ टेम्परेचर 45 to 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करता है। तो यहाँ हमें थोड़ा इशू तो फेस होता है इसमें, लेकिन वो नेग्लिजिबल है। आप उतना तो धूप में राइड करोगे ही नहीं। आप कोई भी बाइक लेकर रखे हुए हो तो आप धूप में तो उतना नहीं चलाओगे। ठीक है, मतलब हैंडलिंग में इजी रहता है, हैंडलिंग में इजी है, आप कट टू बम्पर ट्रैफिक में अच्छा चला सकते हैं। बट एक इशू है, वो है हीटिंग का, जो कि जे सीरीज के रॉयल एनफील्ड के लगभग सारे ही इंजन के साथ में इशू है। और अगर आप राजस्थान जैसे जगह पे रह रहे हैं तो जरूर आप फील होगा, ज़्यादा ही फील होने वाला है। चलिए ठीक है, सिटी राइड एक्सपीरियंस की बात हम लोगों ने कर ली। अब बात करते हैं हम लोग की माइलेज कैसा रहता है। कंपनी तो क्लेम करती है कि 36 kmpl आपको मिलता है, बट आपको अभी तक रियल लाइफ में माइलेज कितना मिला है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तो जितना कंपनी क्लेम करती है उससे ज़्यादा ही मिला है, क्योंकि बाइक हम अपनी खुद यूज़ करते हैं, किसी दूसरे के हाथ में जाती नहीं है। तो जो राइडिंग का स्टाइल है, जैसे हम राइड करते हैं, मेरे तरीके से अगर उसको राइड करें तो वो 36 to 40 वो माइलेज उसका वैरी करते रहता है। अगर हम सिटी प्लस हाईवे दोनों पे चलाएं, अगर मिक्स्ड हमारी राइडिंग हो तो उसमें एवरेज वो 40 का माइलेज देती है। एवरेज 40 ले लें सिटी और हाईवे मिला कर। ठीक है, माइलेज में तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। ये तो मैं हंटर के साथ में भी देखा, एक फुल टैंक में हम लोग आई थिंक 400 किलोमीटर के आसपास चलते हैं, 350 to 400। हाँ, जब वो ब्लिंक करना स्टार्ट करे तब तक, हाँ, 350 to 400 के आसपास चलते हैं। ब्लिंक करने के बाद भी हमारे ख्याल से 3 लीटर के आसपास पेट्रोल होता है। 100 किलोमीटर तो ट्रिप चलाया में हुआ चला है। जाता है। ठीक है, तो माइलेज में आप मान के चलिए कि 40 के आसपास, 39-40 आराम से आपको सिटी और हाईवे दोनों अगर आपका राइड है तो मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग इसके कंफर्ट के बारे में। लाइक सस्पेंसन काफ़ी ज़्यादा इसका कस्टमर से कंप्लेन रहा है कि सस्पेंसन में इशू है, स्टिफ है, उतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं देती है लॉन्ग राइड्स पे, उतना ज़्यादा आपको जर्कीनेस फील होता है, फटीग फील होता है। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? क्योंकि आप राइड भी किए हुए हैं, साथ ही में हम लोग गए थे माउंट आबू वगैरह, तो इस पे आपने काफ़ी ज़्यादा लंबा चलाया, आपको उस पे क्या एक्सपीरियंस है? अभी तक हम इस बाइक को 18,000 किलोमीटर चला चुके हैं और रियर सस्पेंसन थोड़ा स्टिफ है, लेकिन उसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मेरा वेट ज़्यादा नहीं है, अराउंड 65 kgs है, तो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा इशू मुझे नहीं फेस होता है, तो मेरे लिए उतना वो इशू नहीं है। लेकिन एक एवरेज राइडर के लिए, अगर कोई बाइक लेने जा रहा है, कोई छोटी बाइक से उस पर शिफ्ट कर रहा है, तो उसे ज़रूर वो स्टिफ फील होगा। ठीक है, तो अभी जो नई वाली हंटर आई है उसमें शायद रॉयल एनफील्ड ने इस इशू को देखा है और रिजॉल्व करने की कोशिश की है। हाँ, नई वाली हंटर का जो रियर सस्पेंसन है वो उन्होंने चेंज ही कर दिया है, तो अभी वाला काफ़ी बेटर है। काफ़ी बेटर है, बट अभी हम लोगों ने उसको लाइव मतलब ड्राइव नहीं किया है, तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बट जितना अभी तक रिव्यूज़ आए हैं, जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में, तो उससे ये पता चला है कि उसका जो रियर सस्पेंसन है वो इम्प्रूवमेंट उसमें हुआ है। अभी की जो करंट हंटर आती है उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो चलिए बात कर लेते हैं मेंटेनेंस और सर्विस कॉस्ट के बारे में और सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम लोग प्रीमियम सेगमेंट की बाइक ले रहे हैं, तो क्या सर्विस एक्सपीरियंस रहता है, सर्विस कॉस्ट क्या आता है? आप बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं सर्विस कॉस्ट से। तो फ्री सर्विस ख़त्म होने के बाद आपको 1800 से 3500 के बीच का बिल आएगा हमेशा। सर्विस एक्सपीरियंस पे अगर जाएं तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं को आप एक टर्म में कह सकते हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, वाहियात है। हाँ, वाहियात इस वजह से है, मैं खुद गया हूँ साथ में। एक तो अभी ये जयपुर में ही सर्विस सेंटर जो है वो शिफ्ट किए हुए हैं, वहाँ पे गए हम लोग, ऑफिस से दोनों लोग ऑफ लेकर के गए। सुबह वहाँ पहुँचे तो बोल रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कट है। फिर और पहले से हम अपॉइंटमेंट लेके गए थे, ऐसा हाँ। नहीं कि हम ऐसे ही पहुंच गए। उन्हें कॉल पर अपॉइंटमेंट लिया था उनसे, तब हम वहाँ गए थे। फिर वहाँ पे जा करके पता चला इलेक्ट्रिसिटी कट है। हम लोग पूछे कब आएगा, जनरेटर नहीं है, तो बोल रहे हैं जनरेटर तो नहीं लगा, अभी नया सर्विस सेंटर है। हम बोले कितना टाइम हुआ, तो बोले 20 दिन। मैं बोला यार 20 दिन हो गए हैं और इतने सारे कस्टमर्स आपके पास सर्विसिंग के लिए आते हैं और आप अभी तक जनरेटर नहीं लाए हो। तो उसके बाद से जो एडवाइज़र था उसके पास कोई आंसर नहीं था, कुछ भी नहीं था।
तो ये चीज़ तो मुझे भी फील हुआ। और साथ ही में जो आप जाएंगे सर्विस कराने, जो एरिया है बैठने बैठने के लिए, जो एडवाइज़र का बिहेवियर होता है, जो मैकेनिक्स हैं, वो आपको डेफिनेटली बिल्कुल ही पसंद नहीं आने वाले हैं। आप बताइए, मैं आपको बोलने नहीं दे रहा हूँ। ब्रेकआउट एरिया जो था जहाँ लोग बैठते हैं, आपकी बाइक सर्विस हो रही है, आप वहाँ बैठे हो, वहाँ आपको इंजन ऑयल फैला हुआ मिलेगा। ये मैं जयपुर जैसे एक टियर 2 सिटी, जैसे छोटी सिटीज़ में लोग बाइक लेते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि हाँ मुझे ये चाहिए, सर्विस में अच्छे से ट्रीट किया जाए। जयपुर जैसे सिटी की ये हालत है तो छोटे सिटीज़ में तो पता नहीं कैसा होता होगा। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कराना है काम अपनी बाइक में जो रेगुलर सर्विस से ज़्यादा है, तो उसकी वो प्राइसिंग डिटेल्स नहीं देंगे, वो बताएंगे नहीं कि कितना लगेगा, और वो क्लियरली बताएंगे भी नहीं कि ये भी हो भी सकता है। वो एक रफ एस्टीमेट हर चीज़ का दे देते हैं, और फाइनल बिल जब देंगे तो उसमें कुछ और आपको मिलेगा, आपको लड़ लुड़ कर हटवाना पड़ेगा उसमें से, ये चीज़ नहीं थी, ये चीज़ थी। और ज़बरदस्ती वो लोग सर्विस प्लान्स बेचने की भी कोशिश करते हैं ताकि आप उनके सर्विस सेंटर पे दोबारा आओ अगर आपका फ्री सर्विस ख़त्म हो चुका है तो। और मेरे साथ जो हुआ था, तो सुबह जैसे अनुभव ने बताया कि सुबह लाइट कटी गई थी जब हमने बाइक दी वहाँ सर्विस के लिए। दिन भर में जो उन्होंने किया बाइक के साथ वो किया। शाम को जब मैं बाइक लेने गया तो वो धुलने के लिए बाइक ले जा रहे थे, तो मैंने बोला कि प्रायर एक्सपीरियंस जो हमारा उससे था, तो मैंने उससे बोला कि किस चीज़ से धुलोगे इसको, शैम्पू तो है नहीं तुम्हारे पास। तो वो लोग घड़ी सर्फ से बाइक धोते हैं। मैंने पहले एक वीडियो में बताया हुआ है कि घड़ी सर्फ से वो धुलते हैं। तो मैंने बोला कि गाड़ी सर्फ से अगर धुलना है तो बाइक दे दो। तो उसका जो मैनेजर था, पता नहीं क्या नाम है, मीणा कोई करके हैं, तो वो बोला कि नहीं नहीं मैं शैम्पू मंगवाता हूँ। तो उसने एक आदमी को स्प्लेंडर से भेजा शैम्पू लाने के लिए। वो क्लिनिक प्लस शैम्पू लेके आया, तब तक मेरी बाइक पे ये लोग वाटर स्प्रे कर चुके थे, उसके बाद शैम्पू लगाना था। वो जैसे ही शैम्पू लेके आया लाइट फिर से कट गई। तब तक वो सर्फ लगा चुका था, जो पहले था उसे इन्फॉर्म इन्होंने नहीं किया था कि शैम्पू से धुलेगी बाइक। तो मेरी बाइक उसी कंडीशन में, मैंने बोला कि वापस कर दो बाइक, क्योंकि ये तो ठीक था नहीं कि कब लाइट आएगी। बिल जनरेट करने के लिए मैंने जब बोला तो इन्होंने बोला कि लाइट कट चुकी है, अभी बिल भी जनरेट नहीं होगा। तो जो रफ एस्टीमेट इन्होंने सुबह बनाया था उस पर इन्होंने मुझसे पेमेंट ले लिया, मैंने भी कर दिया। उसके बाद से अगले दिन इनका कॉल आता है कि आपका 800 रुपीज़ पेमेंट पेंडिंग है, तो आप आके देख लो एक बार बिल। तो ऐसे वैसे था, थोड़ा वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन एट द एंड हमें यही है कि हमें वहाँ से बच के निकलना है, कैसे भी अपना काम करवा के बाहर निकलना है, किसी से उलझ नहीं सकते हैं, अपने काम से मतलब है। सर्विस एक्सपीरियंस तो वर्स्ट है। हम लोग मतलब ऐसा सीन है कि हम लोग लड़ाई झगड़ा वगड़ा पे भरोसा नहीं रखते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम लोग जो बेयर मिनिमम मतलब जो डिमांड करते हैं, बेयर मिनिमम सिटिंग एरिया अच्छा होना चाहिए। ब्रेकआउट एरिया में जाओगे आपको इंजन ऑयल का पूरा स्मेल आएगा। एक बंदा जो रॉयल इनफील्ड ओन करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कुछ अपना शॉप बिजनेसमैन है, कोई शॉप अपना बंद करके गया हुआ है, मेरे जैसे जैसे हम लोगों का क्या है कि ऑफिस से थोड़ा सा टाइम लेकर के जाते हैं या लैपटॉप कैरी करके जाते हैं, वहाँ पे आप बैठ नहीं सकते, स्मेल आएगा। दूसरा चीज़ जैसा बताया धुलने के लिए, मेरे साथ भी सेम एक्सपीरियंस था जो कि मैंने पहले आप लोगों को बताया। और तीसरा चीज़ है कि वो लोग सुनते नहीं हैं। उज्जवल के बाइक में इशू आया हुआ था, इसके की का, आई थिंक की का इशू आया था, इग्निशन ऑन कर रहे थे तो उसमें लाइट नहीं आ रहा था। तो पहले इन्होंने बोला कि बैटरी का इशू है, बैटरी हम लोगों ने बदलवा दिया। उसके बाद से दोबारा फिर से वही सेम, घर पे आए हम लोग, दोबारा फिर से वही सेम इशू रिपीट हुई। हम लोगों से मिस्टेक क्या हुआ कि हम लोगों ने उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया। नेक्स्ट डे हम लोग शोरूम पे फिर से लेकर के गए, तो वो ऑन करके हमारे ख्याल से कम 50 से 60 बार तो वो ऑन करके चेक किया होगा कि वो ऑन हो जाएगा। एक बार अगर वो इशू रिपीट हो जाए तो उसका वो वीडियो बनाए, और वीडियो बना करके फिर वो क्लेम करें फिर से। तो मेरा ये है कि आपके पास एक इशू रिजॉल्वर, लाइक एक डीबग करने के लिए तो होना चाहिए ना कि ये इशू आया क्यों। अब जैसे सेम मेरे मीटियोर के साथ में हुआ कि उसका जो है इंजन लाइट आ रहा था। इंजन लाइट हमने फ़ोटो ले लिया, 2 बार ऐसा हो चुका है। इंजन लाइट आया, 50 किलोमीटर गाड़ी चली है, 50 भी नहीं, हम लोग ऑफिस गए, ऑफिस में रास्ते में आ रहा, आते वक्त देखें कि चलो कल सुबह चल के शोरूम पे दिखाएंगे, इंजन लाइट बुझ गया। अब हम लोग वीडियो अगर नहीं लिए हैं, फोटो नहीं लिए हैं, तो उस केस में इशू हो जाएगा फिर कि वो बोलेंगे कि आ ही नहीं रहा। आज तक मैंने उन्हें कोई लैपटॉप या कोई टैबलेट बाइक से कनेक्ट करके उसको डिबग करते हुए नहीं देखा है। शायद ही उनके पास ये मैकेनिज़्म है जो कि आप ECU से कनेक्ट करके आप ट्रैक करते हैं कि इस बाइक में इशूज़ क्या हैं क्या नहीं हैं। उनके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये हम जयपुर बात कर रहे हैं, हो सकता है बाकी सर्विस सेंटर्स पे ये हो, लेकिन यहाँ ये लोग नहीं करते हैं। ये लोग तुक्के से काम करते हैं कि अगर आपने बोला इग्निशन ऑन नहीं हो रहा तो बैटरी चेंज कर दें। उसके बाद से भी अगर ये इशू आ रहा है तो बोलेंगे बटन चेंज कर लो, बटन चेंज करने के बाद भी आ रहा है तो लॉक सेट चेंज कर लो।
तो क्योंकि ये बाइक वारंटी में है तो आप भी क्वेश्चन नहीं करते हैं, ये लोग चेंज करते जाते हैं, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपकी बाइक वारंटी में नहीं है तो आप कितना पे करोगे? हर पार्ट अगर आप रिप्लेस कराते जाओगे तो आप अंबानी के घर से तो हो नहीं कि जितना पैसा वो लोग मांगे हम उन्हें पे करते जाएं। सही बात है। तो मेरा ये है कि रॉयल एनफील्ड इनसे बात करके सर्विस एक्सपीरियंस आप इम्प्रूव करवा दो। सेल्स एक्सपीरियंस तो मुझे पता है कि आप इम्प्रूव करोगे नहीं करोगे वो चीज़ तो अलग है, वो आप काम करना ही चाहिए, वो तो अक्रॉस ऑल इंडिया वो चीज़ें हैं। सेल्स एक्सपीरियंस भी एक बार की चीज़ है। आप एक बार बाइक लेने जाते हो, आप वो लेके एक बार निकल आप चल जाते हो, जाओगे। आपको वापस नहीं जाना है। लेकिन सर्विस के लिए सर्विस तो एक्सपीरियंस के साथ आपको आपको साल में रहना 2 है। बार जाना है। हाँ, आपको रहना है, जब तक आप बाइक चला रहे हैं तब तक आपको सर्विस एक्सपीरियंस झेलना ही झेलना है। तो वो चीज़ें इंप्रूव करना चाहिए। हम लोगों का कोई भी वो नहीं है, रॉयल एनफील्ड इस पे बात कर, उनका जो इश्यूज है वो रिजॉल्व करें। इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैं अपनी बाइक मीटियोर को गोरखपुर लेकर के गया था, मेरा होम टाउन गोरखपुर में है। वहाँ पे मैं सेकंड सर्विस करवाया था उसका, फर्स्ट सर्विस तो यहाँ कराया था, सेम सर्फ वर्फ से धुलने की बात हुई थी। वहाँ पे सेकंड सर्विस कराया था, वहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस अच्छा था। वहाँ पे वो धुलाई के लिए भी अच्छा खासा पूरा वो रॉयल एनफील्ड का जो प्रॉपर गाइडलाइंस थे वो फॉलो कर रहे थे। साथ ही में पूरा वो जो उनका पफिंग वगैरह भी शायद जो कर रहे थे। सिटिंग एरिया था वहाँ से आपकी बाइक दिख रही है सर्विस होते हुए, आप वहाँ अंदर जाके भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि क्या वो मैकेनिक काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा। कोई भी रोक टोक नहीं है और साफ सफाई भी पूरा था, कहीं भी ऐसा नहीं कि इंजन ऑयल गिरा हुआ है या फिर वो है। तो वहाँ का एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगा और वहाँ के जो स्टाफ भी था वो भी सपोर्टिव था। मुझे ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं टीयर मतलब वो टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज़ से नीचे कहीं सर्विस करा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि टीयर 2 में या टीयर 1 में ऐसा एक्सपीरियंस मुझे मिलता तो ज़्यादा बेटर होता। वहाँ का सर्विस सेंटर मुझे अच्छा लगा, नेम मैं एग्जैक्टली मेंशन कर दूंगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में लाइक हंटर के साथ में ये आपने बता दिया कि इसका माइलेज कितना है, साथ ही में इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसका सस्पेंसन का कैसा हिसाब किताब है। अब आप मेरे को ये बताइए कि आपका आपको इसमें क्या प्रॉब्लम फेस हुआ है, आपके हिसाब से इसमें प्रॉब्लम क्या है। एक्सपेक्ट इंजन हीटिंग के अलावा आपको क्या प्रॉब्लम लगता है? इंजन हीट के अलावा इसमें कोई मेजर इशू तो दिखता नहीं है। हाँ, एक रॉयल एनफील्ड की जो 2020 से 25 तक जो बाइक्स आ रही थी उनमें जो ये हेलोजन लैंप दे रहे थे उससे हेडलाइट इनकी काफ़ी ख़राब है, थ्रो उसका बिल्कुल अच्छा नहीं है, आगे कुछ दिखता नहीं है। तो आपको उसमें फॉग लैंप इंस्टॉल कराए बिना हाईवे पे तो चलना मुश्किल है। सिटीज़ में आप मैनेज कर सकते हो लेकिन हाईवे पे नहीं चल सकते। इवन दो इफ यू आर बाइंग द एलईडी वन, एलईडी में भी लगभग वही एलईडी, हाँ एलईडी भी खास बेहतर नहीं है लेकिन वो हेलोजन से तो थोड़ा काफी सा बेहतर है। हाँ। लेकिन जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एलईडी इस रेंज में मिलना चाहिए। हाँ, अगर आप 2.5 लाख रुपए खर्च रहे हैं किसी को तो किसी बाइक पे तो बेयर मिनिमम आप इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइट तो अच्छी रहे कम से कम। थ्रो के मामले में बाइक्स में आपका CV350 का थ्रो आपको अच्छा मिल जाएगा। आप अगर एसपी होंडा एसपी साइन भी देखोगे तो उसका भी थ्रो काफी अच्छा है। उसका अच्छा मिल जाएगा। और ड्यूक वगैरह की बाइक्स का आपको थ्रो जो होता है लाइट का, विदाउट फॉग लाइट भी आप उसको चला सकते हैं, काफ़ी अच्छा थ्रो होता है। इनसे नीचे की सेगमेंट जो है उसमें भी बाइक्स की जो हेडलाइट्स हैं वो इनसे काफ़ी बेहतर है। लाइट्स पे इन लोगों को काम करना हाँ, चाहिए। तो एक इशू मुझे ये लगा, बाकी जब मैंने हंटर ली थी तो ये उसमें ट्रिप मीटर प्रोवाइड नहीं करते थे, तो इसका जो मीटर कंसोल है वो थोड़ा लेफ्ट अलाइंड है, तो इससे जो राइट वाला एरिया है वो थोड़ा खाली फील होता है। वो कोई इशू नहीं है लेकिन ऑड दिखता है और हल्का। ट्रिपर भी हम लोग चाहें तो लगवा इंस्टॉल करवा सकते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। अभी तक का रिव्यू यही रहा है कि वो यूजलेस है ट्रिपर। useless है वो अच्छे से कॉन्फ़िगर्ड भी नहीं था, वो डायरेक्शन भी गलत ही बताता था, तो इसीलिए हमने इंस्टॉल नहीं करवाया। इसमें एक मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें यह है कि अगर ये ट्रिपर या तो ट्रिपर इम्प्रूव कर दो आप, या तो अगर ट्रिपर नहीं दे रहे हो, अगर कोई बेस मॉडल ले रहा है तो ट्रिपर जो मेन सेंटर कंसोल है वो हल्का सा सेंटर अलाइन कर दो आप। पहले की बाइक्स में ट्रिपर नहीं आता था, एज एन एक्सेसरी आता था, लेकिन अब हंटर में अब तो बेस और शायद मिड मॉडल में उसमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रिपर, तो वो तो बेहतर दिखती है इससे। और उन्होंने एलईडी लाइट भी दे दी है, टॉप मॉडल्स में शायद वो एलईडी लाइट दे रहे हैं। लेकिन इनको ट्रिपर पे और रॉयल एनफील्ड का जो ऐप है इन दोनों पे काम करना चाहिए। और एक और कंप्लेंट है मेरी इस बाइक से कि इसका थोड़ा क्लच आपको हार्ड फील होगा। अगर आपका हाथ छोटा है तो आपको क्लच तक रीच आउट करने में और उसको पुल करने में थोड़ा इशू फेस होगा। बट नई वाली आप चलाना आप, क्योंकि उसमें स्लीपर क्लच आया है तो मे बी आपको थोड़ा सा वो लाइट फील हो। हाँ, ये काफ़ी मैसिव अपग्रेड है स्लीपर क्लच इस सेगमेंट में। रॉयल एनफील्ड में सबसे पहले इन्होंने शायद इसमें दिया है, हंटर में दिया है, और सर्विस सेंटर में मैंने उसे यूज़ किया था, काफ़ी वो इससे ईजी है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि पिलियन कंफर्ट कैसा होता है, जो रियर सीट पे पैसेंजर बैठता है उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि सीट बहुत छोटी है। मैं पीछे बैठा हुआ हूँ तो मुझे तो पता है, लेकिन पहले आपसे सुनना चाहूँगा। एज अ पिलियन मेरा कोई एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं पीछे बैठूं। हाँ ये क्योंकि मेरे बाइक में वो बैक रेस्ट नहीं है, मैंने इंस्टॉल नहीं कराया है। ये मेरी एस्थेटिक चॉइस है, क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता है जो रॉयल एनफील्ड प्रोवाइड करता है बैक रेस्ट। तो अनसेफ़ है मेरे अकॉर्डिंग, तो काफ़ी अनसेफ़ है, पीछे बैठने के लिए बिल्कुल नहीं है। और ख़ास करके अगर कोई लेडी बैठ रही हो तो उसके लिए और मुश्किल है। आई थिंक अगर फीमेल को बैठाना है तो बैक रेस्ट आप इंस्टॉल कराओ। बैक रेस्ट वो मैंडेटरी एक्सेसरी समझो। अगर आप अकेले चला रहे हो तो आपके लिए नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर कोई भी बैठता है, कोई लड़का कोई लड़की कोई बैठ रहा हो, तो आपको बैक रेस्ट इंस्टॉल कराना चाहिए। थोड़ा कॉस्टली है रॉयल एनफील्ड का बैक रेस्ट, आई थिंक 2800 के साथ में जो हम लोग बैक रेस्ट एक बार इंस्टॉल कराने गए थे तो फिर से बात आ गई कि हम लोग पूरा देख वेख लिए, पेमेंट करने की बारी आई तो बोला कि कैश चाहिए मेरे को। कार्ड हम लोग दे रहे थे कि आप कार्ड से पेमेंट कर लो, बोला नहीं कैश चाहिए। तो जा करके लगवा करके फिर हम लोग मतलब निकलवा के भी नहीं लगवाएं, बिकॉज हम दोनों लोग साथ ही में रहते हैं। तो एक बाइक में बैक रेस्ट है, हम लोगों को कभी कुछ ज़रूरत होता तो उससे चले जाते हैं दोनों लोग मीटियोर से। तो ये एक रहा है। बाकी मेरे हिसाब से मैं पीछे बैठा हुआ हूँ इसके बाइक पे, तो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। आप हमेशा एकदम ड्राइवर के साथ में जैसे ये ब्रेकिंग करेगा एक्सेलरेट करेगा तो आप चिपक जाओगे, या ये कहो कि अगर एक्सेलरेट कर रहा तो आप पीछे भी जा सकते हो। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल फील होने वाली है। पिलियन के साथ में आपको बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि इनिशियल टॉर्क हंटर में थोड़ा ज़्यादा है। हाँ हाँ, तो इसलिए वो पिलियन के लिए थोड़ा अनसेफ है, क्योंकि इनिशियल टॉर्क में काफ़ी लोगों जो पीछे बैठे रहते हैं उनका पैर उठ जाता है, तो उनके सिर में चोट लगने के चांसेस हैं। तो आई सजेस्ट कि इफ़ यू आर बाइंग हंटर 350 तो आप उसी साथ में आप बैक रेस्ट इंस्टॉल करा लो। रॉयल एनफील्ड पीछे थोड़ा सा अपना लोगो देने लगी है, और आफ्टर मार्केट एक साइड में जो आ रहा है रॉयल एनफील्ड लगा हुआ, अगर आफ्टर मार्केट ऑप्शंस अच्छे हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। हाँ, वो रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ जो होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा सुंदर दिखता है। हंटर 350 क्रेव्ड रहता है उसके साइड रेल्स पे। वो अगर रॉयल एनफील्ड थोड़ा सा देख करके वो ले करके आने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर। हाँ, काफ़ी मोनोटोनस है, उसकी क्वालिटी भी एट पार नहीं लगती है जो रॉयल एनफील्ड प्रोवाइड करता है। लेकिन दूसरी बाइक्स की में उसकी बैक रेस्ट जो है, जैसे आपके मीटियोर में है, तो वो काफ़ी बेहतर है जो कि वो हंटर के लिए प्रोवाइड करते हैं उससे। तो पिलियन कंफर्ट की भी बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कुछ इन्होंने उसमें अपग्रेड करवाया है और आफ्टर मार्केट एसेसरीज वगैरह लगवाई है। आफ्टर मार्केट एक्सेसरी की बात करें तो मैंने एक बार उसका फ्रंट हेडलैम्प की जो लाइट है वो रिप्लेस करी थी एलईडी से। ऑटोबान का मैंने लाइट लगाया था, लेकिन उसमें पता नहीं क्या इशू आया, वो 7-8 महीने के बाद वो ब्लिंक करने लगा, शायद फ्यूज़ हो गया। उसकी वारंटी थी, लेकिन उतना टाइम नहीं मिला कि उसके रिप्लेस कराएं या कुछ भी करें। उसे मैंने ऑनलाइन खरीदा था, 250 के करीब का वो था, लेकिन वो बिल्कुल वर्थ नहीं था। और उसके अलावा मैंने अपने इंडिकेटर्स चेंज कराए हैं। उसमें हेलोजन इंडिकेटर्स प्रोवाइड करते हैं हंटर 350 में ये लोग, तो उसमें एलईडीज़ हैं चारों में। बैकलाइट भी मैंने ख़रीदा था आफ्टर मार्केट उसमें इंस्टॉल कराने के लिए एलईडी, लेकिन पता चला कि पहले से ही वो एलईडी है। तो चारों इंडिकेटर्स एलईडी हैं। उनसे ये चेंज कराने से एक इफ़ेक्ट आया है कि उनका ब्लिंकर्स मैंने नहीं चेंज कराया। अगर आप हेलोजन से एलईडी में शिफ्ट कर रहे हो तो आपको ब्लिंकर भी चेंज कराना होगा, ताकि उनका पेस मेंटेन रहे उनके फ्लैश का। तो मेरे में यही डिफरेंस है कि मेरे इंडिकेटर्स जो हैं वो फ्लैश थोड़ा ज़्यादा तेज करते हैं। हाँ, जल्दी वो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल देख रहे हैं उनको ऑड लगेगा, वो थोड़ा सा ऑड लग सकता है आपको। और बाकी जो फॉग लाइट लगवाया है, फॉग लाइट मैंने एचजेजी का जो सबसे सस्ते वाले फॉग लैम्प्स होते हैं 1700-1800 के, वो मैंने इंस्टॉल कराए हैं। 3 कलर्स उनमें होते हैं और ब्लिंकर्स भी हैं। तो उसका भी परफॉर्मेंस ये 17-18 हज़ार किलोमीटर लगभग चलाने के बाद मुझे तो सेटिस्फैक्टरी लगा। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, जितना मैंने पे किया है उस हिसाब से वो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। लेग गार्ड मैंने रोप्स लगाई हुई हैं लेग गार्ड पे, क्योंकि हाँ उस पर कुछ स्क्रैचेस आ गए थे। मेरी बाइक को एक बार सांड ने गिरा दिया था तो उस चलते मैंने वो लगाया हुआ है। और एक ट्रिप मशीन का क्रॉस आता है, जो शायद सिंपली अमेजोन वगैरह पे आपको हाँ अमेजोन पे मिल जाएगा, वो मैंने हेडलाइट पे आगे लगाया। कोई ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, बस ये हम लोगों ने यूज़ किया। ट्रिप मशीन के सामान अच्छे आते हैं तो आप उसके देख सकते हैं एसेसरीज़ वगैरह में। बाकी रॉयल एनफील्ड का जो
फॉग लाइट आता है वो हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है, लेकिन जो यूज़ किए हैं वो भी उसका अच्छा रिव्यू उतना नहीं देते हैं। तो और आप कॉस्टली भी है, कॉस्टली भी काफ़ी है। कॉस्टली तो है। आप एच के साथ में जा सकते हैं, एच का परफॉर्मेंस अच्छा है। मैं भी मीटियोर में एच का ही इंस्टॉल करवाने वाला हूँ, बट मैं आउल शेप में एक आता है डबल लाइट के सेटअप में, वो कराने वाला हूँ। वो कराऊंगा तो आपको आपके लिए वीडियो बना करके डाल दूंगा। बाकी लगभग हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर ली है। हम लोगों ने पहले बात की है बाइंग एक्सपीरियंस के बारे में, दूसरा सिटी राइड एक्सपीरियंस, फिर माइलेज के बारे में हम लोग डिस्कस किए, कंफर्ट एंड सस्पेंशन के बारे में बात किया गया है। एक चीज़ रह गया है, वो है परफॉर्मेंस एंड पावर। आई थिंक कवर हो गया है, बट फिर भी एक बार जानना चाहेंगे कि कैसा उसका परफॉर्मेंस और पावर वगैरह है, आपको फील होता है? परफॉर्मेंस की अगर आप बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस जो इसकी पैरेलल ट्विंस हैं उनसे काफ़ी बेहतर है। ये आपको फास्ट फील होगी। स्पीड भी इनिशियल काफ़ी अच्छा है और आप 80-85 अराउंड क्रूज भी कर सकते हो। हाँ। उससे ज़्यादा अगर आप इसे पुश करते हो तो थोड़ा आपको अनईजी फील होगा। और वाइब्रेशंस भी थोड़ा हाँ, 80-85 सेफ स्पीड है इस बाइक के लिए। आप अच्छे से इसे हाईवे पे भी चला हालांकि सकते हैं। टॉर्क अच्छा होने की वजह से ये 100 तक बहुत इजीली जाती है, 100-110 तक आराम से चली जाएगी। बट आप 80-85 रख लो आप, कि आपको हैंडल्स में उतने वाइब्रेशन नहीं फील होंगे और आप आराम से 100 किलोमीटर्स 150 किलोमीटर्स क्रूज कर फटीग नहीं होगा अगर आप 80-85 पे चला रहे हो तो। तो ये परफॉर्मेंस है। बाकी एक्सेलरेशन वगैरह इसका सिटी राइड में जैसा कि मैंने बताया बहुत अच्छा पिकअप करती है। अगर आप ट्रैफिक लाइट से छूटते हो तो आप सबसे आगे रहोगे। और छोटी होने की वजह से, कॉम्पैक्ट होने की वजह से आपको मैन्यूवरेबिलिटी में बहुत ज़्यादा आसान रहता है। अच्छे से आप ट्रैफिक्स वगैरह में कट पिट करके निकाल सकते हो, ये आपके लिए ईजी है। और लाइट वेट की वजह से, जैसा कि मैंने बताया टॉर्क अच्छा लाइट वेट है, तो अच्छा खासा ये जो है पिकअप लेती है। तो ये है इसके इंजन का परफॉर्मेंस। हीटिंग इशू रहता है जो कि हम लोगों ने बात किया है। और अगर आप ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको खुद से सर्विस आप अगर ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको खुद उसके स्टोर पे जाना चाहिए और आपको बाइक चला के देखनी चाहिए। एक बार तो कोई भी बाइक लेने के पहले आप उसको चला के डेफिनेटली किसी के ओपिनियन पे आप मत जाइए। हम लोगों का भी ओपिनियन मत लो आप। हम लोग तो नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं कि भाई हाँ ये हम लोगों का एक्सपीरियंस है। आप इससे जान सकते हो, सीख सकते हो कि हाँ ये चीज़ इनका एक्सपीरियंस है, मे बी ये मेरा हो, या तो आपका डिफरेंट भी हो सकता है। इस पर बिल्कुल आपका मे बी आपको हीटिंग इशू उतना ना फील होता हो, क्योंकि आपका जहाँ पे आप रह रहे हैं क्लाइमेट कंडीशंस वहाँ का बेटर है, वहाँ थोड़ा सा ठंडा होता है। तो वो चीज़ें पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी। ये हम लोगों का एक्सपीरियंस है, आप इस पे देख करके अपना ओपिनियन बना सकते हो, बिल्कुल आप फ्री हो। बाकी हम लोगों ने कवर किया था पिलियन कंफर्ट के बारे में, एसेसरीज जो इनके बाइक में लगा वो बात कर लिया। 18,000 किलोमीटर लगभग चला चुके हैं और कोई भी ये पेड वगैरह नहीं है, सब कुछ सिंपल सिंपल सा आपका वीडियो है। एग्जैक्ट ओनरशिप जो एक्सपीरियंस है, रियल एक्सपीरियंस है, वो हम लोग आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइनल क्वेश्चन पूछते हैं कि इनका फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा। क्या कोई एक सिंगल पर्सन जो देख रहा है 350 सीसी के रेंज में, उसको हंटर 350 कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? आपके हिसाब से 350 कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? और साथ में इसके अलावा आपको क्या लगता है कौन सी ऑप्शन है मार्केट में? पहली चीज़ कि अगर आपकी हाइट 5'7", 5'6" के आसपास है तो ये बाइक आपके लिए चलाने में इजी होगी। आप इसे इजीली राइड कर सकते हैं। रॉयल इनफील्ड के इसके दूसरी ट्विंस के मुकाबले आपको मीटियोर की सीट थोड़ी चौड़ी है। सीट हाइट उसकी नीचे है, लेकिन अगर क्योंकि उसकी सीट चौड़ी है आपको उसे कंट्रोल करने में थोड़ा इशू फील होगा। तो अगर आपकी हाइट 5'6", 5'7" है तो आपके लिए ये बाइक बेस्ट है। और अगर आप परफॉर्मेंस देख रहे हो तो आप होंडा CB350 में जाओ, हाइनेस देखो। उसकी परफॉर्मेंस जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने चलाया भी हुआ है उसे 1-2 बार, तो इससे काफ़ी बेहतर है। लेकिन ड्रॉबैक्स भी हैं उसके कि वो इससे महंगी है। लोग सबसे ज़्यादा ये कंपेयर करते हैं हंटर वर्सेस रॉनिन, तो उसके लिए तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा झुकाव पूरी तरह से हंटर की तरफ है, क्योंकि रॉनिन ई रिक्शा की तरफ फील होती है चलाने में, बोलना नहीं चाहिए। आप खुद चलाओगे तो आपको फील होगा। मेरे 2 दोस्तों के पास रॉनिन है, नो ऑफेंस टू एनीवन, वो ई रिक्शा जैसी लगती है। आप अगर हंटर से चला के उस पर जा रहे हो तो। और साथ में उसका जो कंसोल है, सेंटर कंसोल, लगता है कि टीवीएस पूरा बाइक डिजाइन कर लिया, उसके बाद इनको याद है कि वो ये भी लगाना तो ये भी लगाना है, मीटर तो लगाना भूल ही गए, और वो एकदम साइड में दिया हुआ है। तो रॉनिन के साथ में तो उतना ज़्यादा थोड़ी छोटी भी है, आपको एस्थेटिकली भी उतना प्लीजिंग, आई प्लीजिंग नहीं लगेगी। हंटर उससे देखने में भी बेहतर है और चलने में भी अच्छी है। बाकी अगर आप न्यू कमर हैं तो आप डेफिनेटली लीजिए, लेकिन अगर आपके पास फैमिली है तो आप थोड़ा सा और सेव करके स्टार्टिंग सेगमेंट में अगर आप कार लेते हैं, पंच वगैरह है, तो वो आपके लिए बेटर होगी। इस पे क्या आपका ओपिनियन है? हाँ, अगर आपका बचपन से ये सपना है कि ये बाइक लेना है, वो बाइक लेना है,
अगर आप बिल्कुल पैशन के लिए ले रहे हो, आप एकदम अंधे हो कि बाइक ही लेनी है, तब आप बाइक लो, देखो। अगर उसमें भी ये कंसिडर करो कि अकेले चलना है, किसी को बैठा के चलना है, अगर अकेले चलना है तो ले लो हंटर, बिल्कुल सेफ है, आप लेके चलो। अगर किसी को बैठाना है तो आप मीटियोर लो, वो इससे काफ़ी सेफ है। पिलियन कंफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, दोनों लोग बराबर पे बैठ सकते हैं, अच्छे से बैठ सकते हैं। इफ यू आर ट्रैवलिंग विथ योर वाइफ और फैमिली किड्स वगैरह तो बाइक सेफ नहीं है। हाँ, थोड़ा पैसा और बचाओ, और आजकल तो ईएमआई पे सब कुछ मिल जाता है, कार ले लो। हम लोगों के एंट्री लेवल कार्स ले लो। एंट्री लेवल कार्स इज नॉट बैड। अगर आपको 4 पहिया मिल रहा है, आपको एसी मिल रहा है, उसमें ब्लोअर मिल रहा है, बारिश से आप बच रहे हो, धूप किसी से बच मौसम रहे में हो, आप किसी चला मौसम सकते में हो। चला सकते हो, तो डेफिनेटली आप साथ में जाओ। ऐसा नहीं कि हम लोग लेने के बाद कह रहे हैं, काइंड ऑफ कह भी सकते हैं आप कि लेने के बाद कह रहे हैं, बट अभी हम लोग सिंगल हैं तो हम लोगों को चल जाता है। इफ़ अगर आपको फैमिली के साथ चलना है, थोड़ा 20-21 साल की उम्र वालों के लिए ये तो है कि है। आप बाइक लो, आप चैन से चलो। चलाओ 4-5 साल, फिर उसके बाद से कार पे स्विच कर जाओ। अपने यहाँ के ड्राइविंग कंडीशन, रोड्स वगैरह के हिसाब से, जिस हिसाब से लोग चलाते हैं, उस हिसाब से देख करके आप खुद डिसाइड कर सकते हो। बाकी आई होप कि थोड़ा सा मार्केट में और अवेयरनेस आए, ताकि लोग थोड़ा सा बेहतर चलाएं, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, गियर्स वगैरह पहने। जैसे हम लोग राइडिंग गियर्स हमेशा पहनते हैं। राइडिंग गियर्स मतलब अगर लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं तो फिर हम लोग अपना जैकेट डालते हैं, राइडिंग जैकेट जो है। साथ ही में अगर आप रेगुलर ट्रैवलर हैं तो नी गार्ड वगैरह आप ले लीजिए, राइडिंग पैंट ले लीजिए, ग्लव्स ले लीजिए। ग्लव्स तो आप डेफिनेटली सिटी में भी लगा के चलिए। एक अच्छे क्वालिटी का हेलमेट ले लीजिए। ये सब चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। तो डेफिनेटली अगर आप बाइक के साथ में चल रहे हैं तो फॉर श्योर आपको ये सब चीज़ें तो लेनी ही चाहिए। तो ये सब कुछ था हंटर 350 का ओनरशिप एक्सपीरियंस। बाकी आप अपना ओपिनियन बनाने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। आपको जैसा लगता है, जो भी सही लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये हम दोनों लोगों का ओपिनियन था, हम लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है। और अगर हम लोगों ने कुछ कवर नहीं किया है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं और उज्ज्वल उसका पूरा कोशिश करूँगा कि जवाब दिया जाए। और साथ में उज्ज्वल का भी एक चैनल है जिस पे अभी तो रेगुलर नहीं है हम लोग। पर्सनली ये भी रेगुलर नहीं है, मैं भी रेगुलर नहीं हूँ, बिकॉज ऑफ द ऑफिस एंड ऑल। तो हम लोग फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि और वीडियोस साथ में लेकर के आएँ, जैसे व्लॉग्स टाइप के हो गए या ट्रैवलिंग व्लॉग हो गए जहाँ हम लोग जाते हैं उस टाइप से। और साथ ही में आपको बाइक से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, हंटर और मीटियोर से रिलेटेड, तो आप नीचे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, हमेशा ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, सेफ चलिए। तो बोलो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।